नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सर आज एक बार फिर अपने YouTube चैनल JNB अर्जुन सर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो एक 14 साल की लड़की की ऐसी कहानी जिसमें एक बाप अपनी उस बेटी को वेश्या बनने पर मजबूर कर देता है और उसे कोठे पर बैठा देता है ताकि उसका घर परिवार चल सके। और जब वह बेटी मना करती है तो उसे धमकाया जाता है, डराया जाता है, पीटा जाता है। और जब वह बेटी उस धंधे में उतर जाती है तो उसी बेटी के पैसे से वह एक बहुत बड़ा होटल खोलता है और एक करोड़पति इंसान बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं उससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा, उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में एक कबाड़ी बाजार है और कबाड़ी बाजार में कोठे चला करते हैं। और उसी कोठे के पास एक व्यक्ति चाय की दुकान चलाता था, चाय का खोखा रखा हुआ था, उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। परिवार में 8 सदस्य थे। तो वह व्यक्ति कोठे पर चाय देने जाता था। उसके जो ग्राहक होते थे, जब उससे चाय का ऑर्डर आता था तो उन लोगों को चाय देने जाता था। उसे ये काम करते करते बहुत सारी वर्षें हो चुकी थी और उसे लगा था कि कोठे पर इतनी सारी लड़कियां काम करती हैं, इतना सारा पैसा कमाती हैं, तो क्यों ना मैं भी अपनी बेटी को इस धंधे में उतार दूं। और जब उसके मन में ये लालच आया तो वह इस 14 साल की लड़की को उस कोठे पर बिठाने का मन बना लेता है। और उस लड़की को वो जब कोठे पर ले जाता है तो उसकी मालकिन तो ये कहती थी कोठेदार की, तो उसने 35,000 रुपए में उसे खरीदा है। और जब वह लड़की उस कोठे पर रहने लगती है तो कोठेदार मालकिन उससे धंधा करवाने को जब मजबूर करती है, आए हुए ग्राहकों के साथ संबंध बनाने के लिए उसे विवश करती है, तो वह लड़की कहती है कि मैं ये सब काम नहीं करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है, मैं इस प्रकार अपनी जिंदगी को तबाह नहीं करना चाहती। तो वह कोठेदार मालकिन उससे कहती है कि तेरे बाप ने इस वेश्या खाने में इस कोठे पर इसलिए तुझे बेचा है ताकि उसका घर चल सके, और मैंने तुझे खरीदा है इसलिए नहीं खरीदा कि तुझे यहाँ बिठाकर पढ़ाऊं लिखाऊं, बल्कि इसलिए खरीदा है ताकि मैं अपना धंधा कर सकूं। जो भी मेरे ग्राहक आएंगे उनके साथ तुझे संबंध बनाना ही पड़ेगा। तो वो लड़की कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पर ये काम करूं तो आपने मुझे स्कूल भेजना पड़ेगा, मेरा आप स्कूल में एडमिशन करा दीजिए जहां मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ। पहला भी कोठेदार मालकिन भी सॉफ्ट हार्ट थी। जब उसे लगा कि लड़की पढ़ना चाहती है तो क्यों ना वो उसका एडमिशन पड़ोस के विद्यालय में करा दे, तो उसका पड़ोस के विद्यालय में एडमिशन करा दिया गया। लेकिन उस लड़की से उसने कहा कि आप स्कूल नहीं जाओगे, बल्कि मैं एक टीचर ही यहाँ रख दूंगी और वह टीचर आपको यहीं आके पढ़ा दिया करेगा। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि कोठे पर जो भी लड़कियां रहती हैं, जो भी वहां धंधा करती हैं, उन लड़कियों को बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। अगर उन्हें कपड़े खरीदने हैं तो कपड़े बेचने वाला भी व्यक्ति वहीं आता है, उनका मेकअप करने वाला व्यक्ति कोठे पर आता है। जो भी जिंदगी से रिलेटेड वस्तुएं उन्हें खरीदनी होती हैं, उस वस्तुओं को बेचने वाला हर इंसान उस कोठे पर आता है और जिसे जो जरूरत होती है वो लड़कियां वो सामान खरीद लेती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार वहां कोठे पर जो लड़कियां धंधा करती हैं, उस धंधा करने वाली लड़कियों को कॉन्डम्स तक अपने पैसे से खरीदना पड़ता है। वह कोठेदार मालकिन उन लड़कियों को कॉन्डम्स तक प्रोवाइड नहीं करा पाती ताकि वो प्रेगनेंसी के प्रोटेक्शन से बच सकें, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। वो कोठेदार मालकिन उनको बेवस करती है कि अगर आप तुम सुरक्षित रहना चाहती हो, किसी भी प्रकार की बीमारी से बचना चाहती हो, प्रेगनेंसी बचना चाहती हो, तो हमारे पास कॉन्डम्स है, आपने उनको खरीदना पड़ेगा। वो लड़कियां खरीदती भी है मजबूर होकर। तो जब ये लड़की पढ़ने लगती है तो ये प्रेशर बनाती है कि नहीं, मैंने स्कूल जाना है, आपने मुझको स्कूल भेजना पड़ेगा। तो वह कोठेदार मालकिन उस लड़की को स्कूल भेजने पर मजबूर हो जाती है। वो लड़की का काम था प्रतिदिन उसका एक कोठेदार मालकिन का एक व्यक्ति उसे बाइक पर बैठाकर ले जाता, स्कूल छोड़ता, और जैसे ही छुट्टी होती उससे पहले वो व्यक्ति पहुंच जाता, उसको बैठा करके कोठे पे लाके छोड़ देता। और उसके बाद जो भी ग्राहक आते उन ग्राहकों के साथ वह संबंध बनाती और उससे जो भी अर्निंग होती उस अर्निंग को वह अपने बाप को दे देती थी। जब उसका बाप चाय देने के बहाने कोठे पर जाता था तो उसी समय वह पैसा उसको दे दिया करती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमें यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि जो पैसा कोठे से धंधा जो चलता है, ग्राहक जो भी पैसा देते हैं
वो पूरा का पूरा पैसा उन लड़कियों को नहीं मिलता, बल्कि उस टोटल पैसे का एक छोटा सा हिस्सा, एक मामूली सा हिस्सा उन लड़कियों तक पहुंच पाता है। कुछ लोग जो मीडिएटर ग्राहक को लेकर आते हैं कोठे पर, कुछ हिस्सा उनका बन जाता है, कुछ हिस्सा उनको जो संरक्षण देता है कोठे को, उन लोगों को चला जाता है, और वहीं एक मोटी सी रकम एक कोठेदार मालकिन को चली जाती है। अगर कुछ बचता है तो वो लड़कियों को 50, 60, 100 रुपए जो भी पल्ले पड़ जाए वो उनको केवल मिलता है। और इतना पैसा भी नहीं मिल पाता कि अगर वो अपनी पर्सनल लाइफ को जीना चाहें, अपने बच्चों को संभालना चाहें, अपना खाना खर्चा चलाना चाहें, तो वह खाना खर्चा भी चला सकें। यहाँ तक कि कोठे पर रहने वाली जो लड़कियां होती हैं उन्हें अपना खाना भी खुद परचेज करके खाना होता है, कोठेदार मालकिन कभी उनको खाना भी नहीं खिलाती। तो जब ये लड़की अपनी पढ़ाई करती रहती है और धीरे धीरे ये बच्ची हाई स्कूल की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास करती है, देन 11th क्लास में एडमिशन लेती है, 12th की परीक्षा पास करती है, और एट लास्ट वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए उसने आवेदन कर दिया था, अपना रजिस्ट्रेशन भी करा दिया था। इधर वह जब स्कूल जाती थी तो स्कूल में कंप्यूटर की क्लासेस भी चलती थी, और वह धीरे धीरे कंप्यूटर चलाने में भी एक्सपर्ट हो गई थी। वो कहीं ना कहीं आज की आधुनिक दुनिया से जुड़ गई थी। कहीं ना कहीं उसके मन में चल रहा था कि मैं किस प्रकार के धंधे में उतर आई हूं। हालांकि उसने मालकिन से यह भी तय कर रखा था कि जो भी अर्निंग होगी वो उसका 50% लेगी, और पढ़ाई पर जितना भी खर्चा होगा वो आपने खुद करना होगा। वो कोठेदार मालकिन करती भी यही थी, जो भी ग्राहक पैसा देता उसका 50% उस लड़की को दे देती, और आधा जैसे भी वो मैनेज करती हो उसका काम। जब धीरे धीरे वक्त चल गुजरता है तो उस लड़की को उस कोठे पर काम करते करते लगभग 15 साल हो जाती है, और उस लड़की की उम्र 29 से 30 साल की हो जाती है। तभी एनजीओ चलाने वाली एक मैडम को ये जानकारी प्राप्त होती है कि इस कोठे पर नेपाल से आई हुई एक लड़की है, जिसको यहाँ लाकर बेचा गया है, जिससे जबरदस्ती धंधा कराया जा रहा है। क्योंकि कोठे पर केवल वही लड़कियां धंधा करती हैं जो अपनी मर्जी से कर रही हैं, उन पर किसी भी प्रकार का दबाव न हो। लेकिन अगर किसी लड़की से जबरदस्ती धंधा कराया जाए तो ये गैर कानूनी है। इसीलिए जब उस लड़की को लगा कि मैंने यहाँ से जाना है, तो जब उसने पुलिस के जरिए यानी किसी माध्यम से जब एनजीओ तक ये सूचना पहुंचाई, तो एनजीओ की पूरी टीम पुलिस बल को लेकर और मीडिया रिपोर्टर्स को लेकर उस कोठे पर पहुंच जाती हैं और वहां रेड मार देती हैं। और जैसे ही रेड मारती हैं, वह मालकिन तो मौका पाकर वहां से भाग जाती है, लेकिन नेपाल की लड़की को कब्जे में कर लिया जाता है। जब उस नेपाल की लड़की को कब्जे में किया जाता है, ये जो लड़की जो यहाँ पर धंधा करती थी, ये उसी मेरठ शहर की रहने वाली थी। उसका बाप उस कोठे के सामने ही अपनी चाय की दुकान चलाता था। उसी मोहल्ले की रहने वाली लड़की उस कोठे पर जो काम करती थी, जब रेड पड़ी तो उसने रेड वाली टीम से कहा कि मैम मैं भी जाना चाहती हूँ, ये लोग मुझसे जबरदस्ती धंधा कराते हैं। तो मैडम ने कहा ठीक है, अगर आप जाना चाहती हो तो भी चलिए आप। तो वह नेपाल की लड़की और उस मेरठ की वह लड़की, दोनों लड़कियां वहां से निकलती हैं। जैसे बाहर आते हैं तो वह मेरठ की लड़की मैम से कहती है कि मैम मैं मीडिया के सामने कुछ बोलना चाहती हूँ। तो मैम ने कहा ठीक है, यहाँ बहुत सारे मीडिया के लोग हैं और जो भी आप अपनी बात कहना चाहती हो कह सकती हो। तो उस लड़की ने कहा, जब ये सब हो रहा था तो वहां पर बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है, वहां पर सैकड़ों लोग जमा थे, पूरा मार्केट इकट्ठा हो गया था। वो लड़की खड़े होकर मीडिया कर्मियों से कहती है कि आज मैं जिस धंधे में उतरी हूं ना, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई, मेरे बाप ने मुझे लाकर यहाँ खड़ा किया, और मैं बहुत दूर की रहने वाली नहीं हूं। मेरा बाप इसी कोठे के सामने अपनी चाय की दुकान चलाता है, और वो इस समय भीड़ में भी खड़ा है, मैं उसको देख पा रही हूं। उस व्यक्ति ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं एक सम्मानित जिंदगी जीती। यहाँ मैं जो धंधा करती हूँ वो अपने बाप को देती हूँ, जिससे वह होटल खोल रखा है उसने बाईपास रोड पर। अगर मैं किसी दूसरे के घर में बर्तन मांजती तो कम से कम मुझे मेरा 100% पैसा तो मिलता। भले ही मैं 1000 रुपए में ये काम करती, 1000 मेरे तो होते, लेकिन यहाँ तो मैं जिस्म बेचने के बाद भी मुझे केवल आधा पैसा मिल पाता है। बाप ये सब बातें सुन रहा था, लड़की बोले जा रही थी। तब वो लड़की कहती है, मेरे बाप ने मुझे कोठे पर बिठाकर मेरा पूरा आत्मसम्मान छीन लिया। अगर मेरा बाप यहाँ खड़ा है इस समय, मैं देख पा रही हूँ, वो मुझे सुनना है, क्या मुझे अब वो सा सम्मान मुझे अपने घर में रखेगा? मुझे सम्मान सहित अपने परिवार में एडजस्ट कर पाएगा? अगर वो कर पाएगा तो मैं उसकी जुबान से सुनना चाहती हूँ। तभी उसे लगा कि बाप कैसे बोलेगा,
तो कहती है हाँ उसके पास मोबाइल भी है, मेरा नंबर भी है उसके पास, वह मुझे एक मिस कॉल कर दे तो मैं समझ लूंगी कि वह ससम्मान मुझे रख पाएगा, अगर वह 2 मिस कॉल करता है तो मैं समझूंगी तो मुझे ससम्मान नहीं रख सकता। सभी एकदम जितने भी लोग खड़े थे उनके बीच सन्नाटा छा जाता है कि कॉल आएगी कि नहीं आएगी, क्या होगा कैसा होगा। तभी एक कॉल आती है और जैसे ही मिस्ड कॉल आती है सब लोगों में एकदम जोश सा जाग जाता है कि इस बेटी को चलो आज सम्मान मिल रहा है, पिता को अपने किए पर अफसोस है। तभी क्या होता है, भीड़ में खड़ा एक व्यक्ति वही धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है और उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। जैसी मौत हो जाती है लड़की की तरफ से ध्यान उस व्यक्ति की ओर सभी लोगों का चला जाता है। तभी वह लड़की वहां से रोती हुई चीखती हुई उस व्यक्ति की डेड बॉडी के पास जाती है और रो रो कर कहने लगती है कि यही मेरा बाप है। वो अपने उस निर्जीव पिता से, मरे हुए पिता से जो अब लाश के रूप में था, उससे हाथ जोड़ के माफी मांग रही थी कि पिताजी शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया जो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने जो किया उसका तो आपने पश्चाताप कर लिया, आपने अपने प्राण दे दिए, लेकिन मैंने जो बोलकर आपके प्राण लिए मैं इसका पश्चाताप कैसे करूं। जैसे तैसे स्थिति संभलती है, उस लड़की ने अपनी आगे की पढ़ाई भी जारी रखी। आज वह लड़की बैंक में एक कर्मचारी के रूप में काम करती है, संविदा कर्मी है, ससम्मान अपनी जिंदगी जी रही है। दोस्तों ये थी आज की सच्ची कहानी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को कष्ट देना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना है। जिन बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, मजबूरन उन्हें गलत काम करने पर विवश किया जा रहा है, तो अपने आप को बचाने के लिए किसी एनजीओ की हेल्प ले सकती हैं, पुलिस की हेल्प ले सकती हैं। तो रास्ता ना अख्तियार करें जिससे किसी की जान भी चली जाए, लेकिन आपने इस दलदल से निकलना होगा, आपने अपने आप को एक सम्मानित जिंदगी के रूप में जीना होगा। तो दोस्तों आज की इस कहानी में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।